हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अपने विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी नवंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आईआर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में टोटल इस बार देख सकते हैं कि टोटल बहुत सारी टॉपिक है, 31st टॉपिक तक है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट की सबसे पहली आर्टिकल के साथ, जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिमूव किया गया है एक कांग्रेस लीडर को, जिनका नाम है कमलनाथ, और इनको पार्टी लिस्ट यानी कि स्टार कैंपेनर के पार्टी लिस्ट से जो है उनको यहाँ पे हटाया गया है। तो आप लोग को पता है कि जब इलेक्शन होती है तो उस समय जो है ना पार्टीज़ में से कोई कोई यहाँ पे कैंडिडेट को स्टार कैंपेनर का भी यहाँ पे हक दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टार कैंपेनर का उपाधि दिया गया था कमलनाथ को, तो उनको हटाया गया है। तो बहुत बड़ी बात है ये, तो याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कमलनाथ को हटाया गया था, लेकिन यूपीएससी में ये नहीं पूछा जा सकता है कि किसको यहाँ पे हटाया गया था। यूपीएससी में आपसे पूछ लिया जाएगा स्टार कैंपेनर के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। रिपीटेडली ये क्या कर रहे थे ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वायलेट कर रहे थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जब से इलेक्शन, आपको पता है कि इलेक्शन का डेट आ जाता है कि इतने से इतने तारीख तक आपका इलेक्शन होगा, यानी कि वोटिंग होगी उस समय। लेकिन उससे जो है ना दो तीन महीने पहले क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाया जाता है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है किसी भी अगर पर्टिकुलर स्टेट में अगर इलेक्शन हो रही है, या फिर यहाँ पे लोकसभा की इलेक्शन हो रही है, फाइन। तो उससे क्या होता है ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का मतलब है कि अब यहाँ पे एक सर्टेन रूल्स और गाइडलाइंस है जो कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जैसा ही फॉलो करना है। अब ये बात नहीं रह जाती है उस समय कि कौन सी पार्टीज़ मेजोरिटी में है, कौन सी पार्टीज़ उस समय जो है वहाँ पे सरकार बनाई हुई थी, ये मैटर नहीं करता है। सारे लोग, सारे पार्टीज़ के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, सब कोई इक्वल हो जाते हैं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को यहाँ पे लाने के लिए, यानी कि कोई भी अगर बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, या फिर कोई पार्टी उस स्टेट में उस समय मेजोरिटी में थी, सरकार बनाई हुई थी, या फिर लोकसभा में भी जैसे बीजेपी का सरकार है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से क्या होता है कि कांग्रेस, बीजेपी, सारे जितने भी पार्टीज है सब एक समान हो जाते हैं, और उनका कुछ गाइडलाइंस होता है जो कि सबको फॉलो करना होता है, फाइन। अगर जो फॉलो नहीं करता है तो उनको इसी तरीके से पेनल्टी मिलता है। तो कमलनाथ जी के द्वारा भी कुछ ऐसा किया गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया था, जिनकी वजह से उनको जो है यहाँ पे हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन इशूज़ किया जाता है कि कंपेंजर को, जो स्टार कंपेंजर होते हैं, यानी कि हर एक पार्टीज़ के आप देखते हो कि स्टार कंपेंजर होते हैं, मेजोरिटी आप लोग देखते हो कि कोई या तो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, मेजोरिटी वही लोग होते हैं बॉलीवुड स्टार, जिनके कारण जो है ना क्या होता है कि एक लैमलाइट में आते हैं वो लोग। हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ चलो ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और लोगों को अपने वश में करते हैं, यानी कि लोगों को खरीद लेते हैं कि आप मुझे वोट दीजिएगा, उसके बदले आपको इतने कपड़े मिलेंगे, आपको इतने राशन मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये नौकरी मिलेंगे। इस तरीके से लोगों को खरीद लिया जाता है। तो स्टार कैंपेनर को भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप समझिए ये स्टार कैंपेनर होते कौन है। तो स्टार कैंपेनर जो होते हैं, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है कि वो जहाँ पे भी गिवन सेट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उसमें वो कंपेन करें। और ये स्टार कंपेनर का जो लिस्ट होता है ना, ये आपका एकदम मस्ट हैव है कि चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनसे यहाँ पे डिस्कस करना है, वो भी विद इन अ वीक। यानी कि जब से इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट निकल कर आता है ना, तो उससे एकदम विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर जो है यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ कंपेनर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से एक स्टार कंपेनर को लेकर आती है कि हमारे पार्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखते हो हेमा मालिनी जी आ जाती है, और धर्मेंद्र जी आते हैं, तो बहुत सारे बॉलीवुड स्टार है जो कि उतर कर आते हैं और किसी न किसी पार्टीज़ को जो है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बताना ज़रूरी है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये चीज़ों को बताना ज़रूरी है, तो बाकायदा ये कानून में लिखा गया है, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। इसका सेक्शन 77(1) है, जहाँ पे स्टार कंपेनर के बारे में रखा गया है। अब ये आपकी जो यहाँ पे पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए।
एक जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनके पास कितना होना चाहिए, तो 40 स्टार कंपेनर होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब एक रिकॉग्नाइज्ड है, बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके पास ये हक है ना कि वो 40 ऐसे जो है ना स्टार कंपेनर को खड़ा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो है बॉलीवुड स्टार आ जाए, क्रिकेटर्स आ जाए, तो इन सबको खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि पहचाने नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन हाँ वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो उनको यह हक दिया गया है कि वो अपने तरफ से 20 स्टार कंपेनर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इस कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो खर्चे को भी जो है ना यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि खर्चा कर सकते हैं, दिल खोल के खर्चा कीजिए। और इसको जो यहाँ पे हर एक कैंडिडेट के ऊपर ये कैप लगाया गया है ना कि जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो आपको कितना इलेक्शन के दौरान खर्च करना है। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है कि आज हम या इस बार जो है ना सीट जीतेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से भी वो खड़े होते हैं ना, उनके ऊपर एक बाधित होता है कि आप 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस तरीके का जो है खर्च कर सकते हैं। लेकिन स्टार कंपेनर को इसमें काउंट नहीं किया जाता, उनको खुलेआम खर्च कीजिए, क्योंकि उनको तो यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए लाया गया है ना, तो प्रचार प्रसार में तो खर्च होंगे ही। और उसमें भी अगर कैप लगा दिया जाएगा तो सही तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएगी। तो ये समझ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से याद रखिए कि स्टार कंपेनर के ऊपर जो है ना किसी भी तरीके का कैप नहीं होता है, उनका जो कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें उनको काउंट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ अप्लाई होता है जब स्टार कंपेनर जो है ना अपने आप को ही लिमिट कर लेते हैं। यानी कि उनको एक ये भी यहाँ पे प्रावधान है कि जैसे हेमा मालिनी जी अगर खड़ी हुई है तो वो अगर ये कह सकती है कि नहीं, एक रैली में या फिर अगर वो यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वो यहाँ पे दर्शाना चाहती है बीजेपी को, तो वो स्टार कंपेनर के रूप में सिर्फ 40 लाख ही खर्च करेगी। तो वो अपने तरफ से भी जो है ना बहुत सारे ऐसे स्टार कंपेनर होते हैं जो कि ऑलरेडी वो डिफाइन कर देते हैं कि वो इतना खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे, उनके लिए इतना ही खर्च होना चाहिए। तो ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट या फिर उनके इलेक्शन के एजेंट जो है ना, अगर वो स्टेजेस को शेयर करते हैं विद ए स्टार कंपेनर रैली में, तो यहाँ पे इंटायर एक्सपेंडिचर जो उस रैली का होता है, अदर देन जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है स्टार कंपेनर का, उसको ऐड किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेज है जहाँ पे रैली करते हैं ना, मतलब कि वहाँ के हर एक जगह जाकर रैली करते हैं, बताते हैं कि हम लोग को वोट दीजिएगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अब हमें जो अगली बार आप सीट पे बैठाओगे, हमें सरकार बनाओगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इस तरीके का क्या करते हैं कि मान लीजिए कि स्टेज है जिसमें कि यहाँ पे बीजेपी के, मान लीजिए कि मोदी जी भी खड़े, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी भी खड़े हैं और यहाँ पे जो है ना आपकी हेमा मालिनी जी खड़ी है। ठीक है, जस्ट सपोज, इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि ऐसा तो हुआ नहीं था, फिर आप कैसे बोल रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बीजेपी के लिए के तरफ से अगर मोदी जी खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मोदी जी यहाँ पे मान लीजिए कि खड़े अपने बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी तरफ से स्टार कैंपेनर कौन है, तो हेमा मालिनी जी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीजेपी के लिए तरफ से जो यहाँ पे मोदी जी खड़े, तो उनका तो पूरा खर्चा यहाँ पे बाधित है कि या तो 40 लाख ही ये खर्च करेंगे बीजेपी की तरफ से जो ये खड़े। तो मान लीजिए कि 40 लाख जो है ना, 1 सेकेंड, ये 2 हो गए। ठीक है, तो ये मोदी जी हैं, ये 40 लाख खर्च करेंगे। ठीक है, और ये है स्टार कंपेनर, इनकी तरफ से अभी कोई भी कैप नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सेम ये स्टेज शेयर कर रहे हैं, हाँ फिर से थोड़ा समझिएगा, बीच बीच में ना घर पे रहने पे यही होता है, कोई ना कोई आते रहते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लीजिए एक सेम स्टेज है, यहाँ पे पीएम मोदी जी है, यहाँ पे हेमा मालिनी जी है। ठीक है, पीएम मोदी जी खर्च कर रहे हैं, इनके ऊपर कैप है कि ये 40 लाख ही खर्च करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये सेम यहाँ पे स्टेज शेयर कर रहे हैं यहाँ पे हेमा मालिनी जी के साथ, तो क्या होगा ना कि जो ये सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर खर्च हो रहा है मोदी जी का, तो यहाँ पे ये भी इनका भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पे इनका जो खर्च होगा ना इस स्टेज पे, वो जितने देर रहेगी और रैली करेगी, तो जो भी खर्चा इनके तरफ से जो इंक्लूड होगा, इनकी तरफ से जो निकल कर आएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैप लगाया जाएगा 40 लाख का। अगर हेमा मालिनी जी इंडिविजुअल कहीं जाकर अगर वो स्टेजेस में खड़े होकर अगर वो रैली करती है, तो उनका खर्चा नहीं यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर जो है वो काउंट होगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट के साथ ही खड़े होकर रिप्रेजेंट करेगी कैंडिडेट को कि इनको वोट दे दीजिए और क्या क्या नहीं नहीं बटरिंग जितना भी करना रहता है इन लोग को, तो अगर ये काम ये करती है ना, तो क्या होगा कि 40 लाख में से जो खर्च होगा ना वो इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हेमा मालिनी जी का कोई भी खर्च है तो वो 40 लाख में ही इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, इनका ट्रैवल, यानी कि ये कहीं से तो आएगी ना, घर से उठ के आएगी या फिर घर से जो है अपना, जहाँ पे भी मान लीजिए कि मुंबई में है तो इनको
अगर इलेक्शन यहाँ पे अगर रैली करने के लिए मान लीजिए कि उनको गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, तो इनका जो ट्रैवल का खर्चा है ना वो काउंट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे रैली में वो खड़े होकर जो भी काम करेगी, खाना पीना रहना, इनके व्यवस्था सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इन लोगों का, तो वो सारा खर्चा ये 40 लाख से ही काउंट हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल है, तो यूपीएससी हमेशा एक्सेप्शनल को ही पकड़ती है, तो आप लोग को भी ये सारी एक्सेप्शनल को याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अभी क्या हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिवाइज़ किया गया, जो स्टार कंपेनर है ना उनका इलेक्शन के लिए जो है रिवाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो है रिवाइज़ किया गया। रिकॉग्नाइज जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे 30 ही रहेंगे स्टार कंपेनर। पहले तो 40 से जो लिखा हुआ था यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, तो इसमें 40 ही मेंशन्ड है। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पे 30 होंगे। ये आपका सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए चेंजेस किया गया है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में कितना है, तो इसमें आपका 15 हो गया है, ठीक है। 20 थे लेकिन अब यहाँ पे स्टार कंपेनर 15 हो गए। सबमिशंस का यानी कि जो लिस्ट है स्टार कंपेनर का, कि मान लीजिए बीजेपी से जो 40 स्टार कंपेनर है लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए 30 ही रखना था, तो वो 30 कौन कौन होंगे ना, ये यहाँ पे शेयर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और कब? जब से ये नोटिफिकेशन निकला है उससे जो है ना 7 दिन पहले किया जाता था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 10 दिन का मोहलत दे दिया था। यानी कि 7 दिन के अंदर तो यहाँ पे शेयर करना ही था, लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए वो 10 दिन तक जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे स्टार कंपेनर के बारे में था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पाकिस्तान ग्रांट प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो है ना, यहाँ पे देखिए इनकी जो बदमाशी है हमेशा चालू रहती है। तो ये भी जो है चाइना के साथ रहते रहते कहते हैं ना दोस्ती का संगति का असर हो जाता है। तो पाकिस्तान का भी वो संगति का असर है कि चाइना जैसे सारा जगह कहता है कि ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। भूटान का भी रीजन अपना कहता है। और आपको पता है कि रशिया का जो व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है वो भी कहता है कि वो उसी का है, वो सारा चीज़ उसी का है। तो वैसे ही पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत जो है उससे इन्फ्लुएंस होकर कहता है कि ये मेरा रीजन है, वो हमको दे दो, ये हमको दे दो। तो यहाँ पे ये गिलगित जो बल्तिस्तान वाला रीजन है वो हड़पने के लिए पूरी तरीके से रेडी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला है ना उसको यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो है प्रोविंस बनाया जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ जैसे स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, वैसे तेलंगाना है, वैसे हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो ये सारे स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान में वही चीज़ें प्रोविंस होती है। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार के टाइम में जो प्रोविंस था ना, तो हम लोग प्रोविंस को स्टेट में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन वो प्रोविंस ही रखा है। तो प्रोविंस बनाने की बात की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान को, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक राइट है तो वैसे वहाँ पर भी दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, ये आप देखो कि पहले जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन था ना उसी का पार्ट था, बट ये आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। कब से? तो 4 नवंबर 1947 से। और यहाँ पे कश्मीर जब इन्वेजन हो रहा था, यानी कि जब कश्मीर आए थे ट्राइबल मिलिटेंट्स के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ, तब ये क्या हुआ ना कि गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन जो है पाकिस्तान के अंडर में जा चुका था। साथ ही साथ क्या है कि 2018 में गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर जो है इसको पास किया गया, और इसका एम यही था कि पाकिस्तान में जो है ये 5th प्रोविंस बनाने का, गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में 5th प्रोविंस बनाने की बात किसके लिए आ रही है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए आ रही है। साथ ही यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर होगा पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सारी चीज़ें होंगे। 1949 से जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट का, तब से जो है डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन अब इसको जो है अलग से कंट्रोलिंग पावर दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखो कि कौन कौन से 4 स्टेट है, यानी कि 4 प्रोविंस है पाकिस्तान के। तो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है। वो हमारा पंजाब नहीं, पंजाब 2 तरीके से था, एक तो आधा हमारे यहाँ रह गया, आधा पाकिस्तान में भी रह गया। तो पंजाब, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है। 5वां बनाने की बात की जा रही है गिलगित बल्तिस्तान को। इंडिया के द्वारा आप देखो कि ये क्लियर कन्वे कर दिया गया है पाकिस्तान को कि इंटायर जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, इसमें ही ये रीजन आता है गिलगित बल्तिस्तान का। तो ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और यहाँ पे पाकिस्तान को ये पूछा गया है कि वो इमीडिएटली जो है यहाँ पे खाली करे। यानी कि ये अब जो हमारा पूरी तरीके से पहले क्या था कि राज्य था ना जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब उसको जो है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, दूसरा यहाँ पे लद्दाख बन गया। तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन किसके आगे अंदर आ गया? हमारे रीजन आ गया। अब यहाँ पे मैप देख लीजिए तो आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, इसको हमने ब्रेक करके यहाँ वाले रीजन को जम्मू एंड कश्मीर कर दिया, और ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा ये लद्दाख हो गया, ठीक है। आज की डेट में ये लद्दाख है। अब ये लद्दाख है, लेकिन लद्दाख से पहले आप देखो कि ये वाला रीजन गिलगित बल्तिस्तान था, ठीक है।
और यहाँ पे जो है ये आपका पीओके रीजन में भी आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब हमारा पूरी तरीके से ये अब लद्दाख वाले रीजन के अंदर आ गया है, तो यानी कि ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन कहाँ आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। तो अब ये समझ चुका है, यानी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान वाले जो है ना इस प्रोसेस को और तेज कर दिए थे। उन्हें तो समझ में आ गया कि अब तो सारी रीजन को जो है इंडिया अपने अंदर रख लिया, कश्मीर में भी जो है एक स्पेशल जो है प्रोविजन था उसको हटा दिया, तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन था इसको भी ले लेगा इंडिया। तो पाकिस्तान जो है इस तरीके का काम कर रहा है वहाँ पे, यानी कि हमारे रीजन को जो है ना अपना रीजन बता रहा है, और डायरेक्ट कंट्रोल जो तब से था ना अब सोच रहा है कि इसको हम लोग अपने ही अंडर कर ले। तो इतना आसान थोड़ी है, ये आ रहा है हमारे रीजन के अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारा ही है। तो इसलिए इंडिया के द्वारा ये कहा गया ना कि आप लोग इस जगह को खाली करो क्योंकि ये हमारा रीजन है। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना झड़प हो रहा है इस रीजन को लेकर, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात होगा उस रीजन को लेकर, तभी तो इतना इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है ना कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वह आप देखो कि ये इंटरसेक्शन में है, सेंट्रल एशिया और चाइना के जो है ना एकदम इंटरसेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये एरिया जो है ना ये आपका जो है चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखो, ये तो आप देख रहे हो अक्साई चीन है, ये चाइना का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रीजन है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही नज़दीक है, यहाँ पे क्लोज है। तो ये रीजन जो है ना पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे सेंट्रल एशिया आ जाता है और ये है चाइना, तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा इंटरसेक्शन है। तो अगर इस रीजन को हम लोग दे देते हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा कि पाकिस्तान वाला का कब्जा हो जाएगा, फिर तो वो आराम से जो है हमारे टेरिटरी में इंटर कर पाएंगे, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से पास हो रहा है, जिसको सीपैक बोलते हैं ना, तो सीपैक बोलते हैं, तो ये भी यहीं से पास हो रहा है। तभी तो हम लोग इसके ऊपर आर्गूमेंट करते हैं कि जो सीपैक है वो हमारे टेरिटरी से होकर पास हो रहा है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी आप देखो, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी ग्लेशियर है। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन चला गया ना पाकिस्तान के अंदर, तो सियाचिन ग्लेशियर का भी कंट्रोल उन्हीं के अंदर आ जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे आर्मी सेना जवान उसी में है। आज की डेट में आप देखते हो कि इतनी ऊंची चोटी है वहाँ, इतनी ठंड पड़ती है, तो वो ग्लेशियर है, तो चोटी नहीं ग्लेशियर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे आर्मी रहते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है तो ये भी उन्हीं के पास चला जाएगा। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इंडस रिवर का, क्योंकि आप लोग देखो कि इंडस रिवर जो है ये आप लोग यहाँ पे देखो तिब्बत में अराइज होती है, और इस तरीके से ये बहते हुए जो है ना यहाँ से आकर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, जिससे कि वो डायरेक्टली जो है साउथ में गिर जाती है, ये ऊपर से जो है ना सीधे इस तरीके से गिरती है। तो इंडस रिवर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, और इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम लोग अपने कंट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की भी यहाँ पे बात निकल कर आती है। तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, ये सारा चला जाएगा पाकिस्तान के हाथ में, इसलिए हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क अरेंजमेंट है किसमें, तो साइबर एंड साइबर एनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये थर्ड आर्टिकल है। ये जो अरेंजमेंट है ना ये आपका साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि साइबर स्पेस के साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इस 4 ईयर एग्रीमेंट में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है एक साथ काम करेंगे, जिसमें कि इंटरनेट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना उसको ओपन, फ्री, सेफ और सिक्योर बनाने के लिए काम करेंगे। इसमें क्या है कि आप लोग देखो कि यहाँ पे टोटल जो अमाउंट रखा गया है वो $12.7 मिलियन तक रखा गया है, यानी कि फंड किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंडियन और ऑस्ट्रेलियन जो बिजनेस है रिसर्चर्स है उनके लिए। साथ ही यहाँ पे डिजिटल इकॉनमी पे भी काम किया जाएगा, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। इस समिट के दौरान 25 कंट्रीज थे जो कि सिंगल ग्रुप के अंदर आए हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल इनोवेशन अलायंस कहते हैं, और ये ऑनलाइन है जिसको कि अटेंड किया गया। और कुछ चैलेंजेस जो कि इस तरीके से निकल कर आएगा, यानी कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के बाद जो निकल कर आएगा उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ये जो ग्लोबल इनोवेशन अलायंस है ना एक तरीके का इनिशिएटिव है कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा डेवलप करना है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 4th आर्टिकल है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस इशूड। रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020 को इशू किया गया है। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है कि डिजिटल इंटरमीडियरी होगा, यानी कि मार्केट प्लेस होगा किसी भी पैसेंजर्स के लिए कि वो अपने ड्राइवर को कनेक्ट कर सके ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से। जैसे आप देखते हो कि ओला कैब्स है, मेरू है, उबर है, तो ये सारे क्या है कि पॉपुलर कैब एग्रीगेटर है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है ना वो यहाँ पे ड्राइवर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आप कैसे ओला उबर को बुलाते हो, अपने जो ऐप है उसके थ्रू जो है आप लोग बुलाते हो, उनसे कनेक्ट हो पाते हो, फिर उसके बाद अपनी ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी आपको जाना है तो वो आपका जो है क्लियर हो पाता है, तो इसको कहते हैं एग्रीगेटर, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरीके के गाइडलाइंस को इशू करने का? सबसे पहला क्या है कि जो शेयर्ड मोबिलिटी है इसको रेगुलेट करना है। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि जो कैब ऊबर वाले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपना मनमानी चला रहे हैं, तो वो मनमानी ना चला पाए और जो शेयर्ड मोबिलिटी है इसको शेयर करके जो चला जा रहा है उसको यहाँ पे रेगुलेट कर सके। ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज के डेट में आप ओला, उबर, ये सारे कैब देखोगे, नंबर ऑफ़ कैब बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कैप लगाने के लिए भी होना चाहिए कि कितने एक सिटी में कितना यहाँ पे कैब हो, किस तरीके से चलना चाहिए, दिन में कितना चलेंगे, रात में कितना चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ही सारे काम होना चाहिए। इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं था, इसलिए अभी निकाल कर लाया गया है। गाइडलाइन में क्या है कि लाइसेंस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा और ये मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि कोई भी अगर ओला या फिर उबर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा सरकार से। और साथ ही जो एग्रीगेटर हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, यानी कि गाइडलाइंस बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉलो करेगी। साथ ही गाइडलाइंस में क्या है ना कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा एग्रीगेटर्स के लिए, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रपोज्ड गाइडलाइंस है इसमें रेगुलेशंस होगा, रेगुलेट किया जाएगा एग्रीगेटर्स को, और यहाँ पे एग्रीगेटर ऐप और जो वेबसाइट है उसके साथ यहाँ पे काम किया जाएगा। मैनर ऑफ फेयर भी होगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जब ओला उबर आया था तो बहुत सस्ते थे, लेकिन आज की डेट में उतने सस्ते नहीं हैं। तो जिस तरीके से ये फेयर चार्ज कर रहे हैं उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी आर्टिकल है, गाइडलाइंस आपको ध्यान रखना है। 5th आर्टिकल आते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया के द्वारा अभी ये टेस्ट फायर किया गया है, यानी कि लैंड अटैक वर्जन देखने को मिला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो तरीके का होता है, बट ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसको कहाँ टेस्ट किया गया? तो अंडमान और निकोबार वाले एरिया में। ये जो न्यू लैंड अटैक वर्जन है ना, यानी कि ज़मीन में जो अटैक करेगा, इसकी रेंज कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। पहले कितना था? 290 किलोमीटर था, बट अब इसको बढ़ाया गया है 400 किलोमीटर। स्पीड कितना है? तो 2.8 मैक है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं बनाए हैं, रशिया के हेल्प से बनाया है इसको। और साथ ही साथ जो है इसको सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी और लैंड प्लेटफॉर्म से भी। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मिसाइल कहा जा रहा है। नेवल वर्जन अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का देखें तो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है INS रणविजय राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से, जो कि बे ऑफ बंगाल में इसको देखा गया है। साथ ही साथ एयर लॉन्च वर्जन भी है ब्रह्मोस मिसाइल का, जिसको कि सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया गया है, वो भी कहाँ से? तो सुखोई जेट से, और ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखना है कि हर तरीके का इसका टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए अगेन जो है सुपरसोनिक जो यहाँ पे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये न्यूज़ में है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम है। तो DRDO के द्वारा ये आपका जो है यहाँ पे मिसाइल बनाया गया है। तो DRDO इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किए हैं, और कहाँ से किए हैं? तो चांदीपुर, जो कि उड़ीसा कोस्ट में है। अब ये है क्या? क्विक रिएक्शन। सबसे पहले याद रखना ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर ये मिसाइल सिस्टम है, हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। यहाँ पे आप रेंज देखो तो ये 25 to 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 7th आर्टिकल स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। ये है वागीर, यानी कि 5th ये आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, यानी कि 6 कालवरी क्लास सबमरीन बनाई जा रही थी, पनडुब्बी जो होती है। इसमें से एक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो है 6 हमारे यहाँ जो है बहुत शक्तिशाली सबमरीन बनाने की बात की जा रही है, और इसके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 बन के आ चुका है, ये 5वां बन के तैयार हो गया है, 6ठा भी बन ही रहा है। तो सबका नाम आपको याद रखना है, 3 K से नाम है और 3 जो है V से नाम है, यानी कि 3 सबमरीन का नाम जो है ये K से है और 3 सबमरीन का नाम जो है ये V से है। तो आपको 6 को याद रखना है। पहले क्या था? INS कालवरी, खंदेरी और खरंज, ये 3 है जो कि कमीशनड हो चुके हैं, यानी कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। और उसके बाद वेला था, और अभी यहाँ पे वागीर आया है ये 5th, और 6 कौन है? तो वागशीर है। वागीर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, वागशीर जो लास्ट है यहाँ पे ये बन रहा है। तो वेला, वागीर, वागशीर, वेला, वागीर, वागशीर। तो इस तरीके से याद रखना है। कालवरी, कांदेरी, कारंज, खरंज, तो ये 6 है टोटल, इसको याद रखना है। ये जो कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन का जो डिज़ाइन है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये हम लोग फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी है ना उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉपी किए हैं। ये जो सबमरीन है इसमें कैपेबिलिटीज़ है, ये वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा आपको शक्तिशाली देखने को मिलेगा। ये एंटी वॉरशिप है, एंटी सबमरीन ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सर्विलांस है, नेवल माइन लेइंग है। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन का ये है ना कि बहुत सारी सबमरीन क्या होती है ना
कि उनको टाइम टाइम पे ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। 15-15 मिनट या 20-20 मिनट में जो है सबमरीन पानी से ऊपर आती है, फिर वो नीचे जाती है। यानी कि जब उसको सबमरीन को चार्ज करना होता है, बैटरी जो उसमें लगे रहते हैं, चार्ज करने के लिए वो पानी से ऊपर आते हैं। तो जब वो 15-20 मिनट्स के बाद जब वो पानी से ऊपर आते हैं ना, तो कोई भी अगर कंट्री ट्रैक करेगी ना कि हाँ ये वाली सबमरीन जो इंडिया की है वो कहाँ कहाँ जा रही है, तो 20 से 25 मिनट के बीच में जब वो ऊपर आती है ना, तो वो रडार के रेंज में आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये सबमरीन यहाँ है। तो इससे जो है ना ट्रैक आसानी से हो जाता है। लेकिन ये जो अभी सबमरीन बनाया जा रहा है ना, इसको पानी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा P-81 भी एक ऐसा सबमरीन है जो कि पानी के अंदर ही रहेगा, वो बैटरी चार्ज भी जो है ना वो अंदर ही होगा, और कोई भी तरीके से इसको पानी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब ये पानी के अंदर है तो इसको खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रडार के जो है ना रेंज में नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ ये पानी के अंदर ही फायर कर देगा, ऊपर आके फायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मिसाइल अगर दागना है ना तो पानी के अंदर ही दाग देगा। तो इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है अब ये। तो ये 6 अगर पनडुब्बी हमारे पास आ जाए, तो आपको पता है कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो अगर 6 आ जाए ना, तो इस तरीके से हमारे पूरे इंडियन ओशन को हम लोग कवर कर लेंगे। तब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना कैसे इंटर करता है और यहाँ पे कैसे युद्ध वगैरह कराता है। तो हमारा जो सदर्न पोर्शन है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहला है सिम्बैक्स। तो ये बायलैटरल मैरीटाइम है, यानी कि 2 कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, यानी कि इंडिया का नेवी है और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी है। सिम्बैक्स किसके बीच में है? तो एस फॉर यहाँ पे सिंगापुर है, आई फॉर यहाँ पे इंडिया है, और साथ ही साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये फुल फॉर्म आपका नाम में ही छुपा होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर हुआ है सिटमैक्स। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप सिम्बैक्स और सिटमैक्स। तो एस फॉर यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या है, तो एस फॉर यहाँ पे सिंगापुर है, आई फॉर इंडिया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि साथ ही साथ कौन है, तो यहाँ पे थाईलैंड भी है, क्योंकि सिटबैक्स है, ठीक है। ये आपका सिम्बैक्स है, ये है आपका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम। लेकिन यहाँ पे सिटमैक्स है, यानी कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। तो ये तीनों का यहाँ पे नेवी है, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे ट्राईलैटरल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर है TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। तो TX2 टाइगर ये जो कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, इस बार किसको दिया गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे। पहले ध्यान रखिए कि ये TX2 जो है एक ग्लोबल अवार्ड है, जो कि 2010 में ही बनाया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यहाँ पे टाइगर को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, WWF है, UNDP है, IUCN है, ग्लोबल टाइगर फंड है, कैट्स है, लायंस शेयर है। तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। TX2 कहने का क्या मतलब है, यानी कि टाइगर्स 2 टाइम डबल करना है टाइगर की जो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि पूरे ऑल ओवर द कंट्री में टोटल 13 ऐसी कंट्री हैं जिसमें कि वाइल्ड टाइगर पाए जाते हैं, और टोटल 13 कंट्रीज़ में जो कि है ना आज की डेट में जितनी भी टाइगर है, उसको आगे आने वाले साल में यानी कि 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है, इसलिए ये TX2 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड जो है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, यानी कि अच्छे तरीके से जितना अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंजर्व करने के लिए, तो उसको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है आसाम का, और रॉयल मानस नेशनल पार्क है जो कि भूटान का है, इसको ये अवार्ड मिला है। तो एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है, तो मानस नेशनल पार्क आसाम का है, ठीक है। TX2 अवार्ड होता है, ये दूसरा कैटेगरी है, जिसमें कि यहाँ पे पिलबित जो टाइगर रिजर्व्स है यूपी का, उसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि पॉपुलेशन अगर हम लोग टाइगर का देखें तो वह आज की डेट में डबल हो चुका है, ठीक है। तो TX2 यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, तो ये दिया गया है यहाँ पे यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों कैटेगरी में आपको याद रखना है। साथ ही साथ अभी हम लोग देख लेते हैं कि 13 टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन से है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए इंडिया के नेबरिंग कंट्री में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में आ गया। नेपाल है, ये आपने देख लिया, म्यांमार है। बाकी आप लोग देखो कि इंडिया के जो है ना 1 2 3 4 5 नेबरिंग कंट्री में मिलता ही है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ठीक है, चाइना है। उसके अलावा आप देखो साउथ ईस्ट कंट्री ही है, क्या क्या है, कंबोडिया है, और साथ ही साथ आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, और साथ ही साथ थाईलैंड है, वियतनाम है। एक ऊपर चले जाइए नॉर्थ में, जो कि रशिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 13 कंट्रीज़ याद रखनी है। मेजोरिटी कंट्रीज़ आपको आसियान की ही देखने को मिलती है, लेकिन हाँ सारे आसियान की नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री आप याद रख सकते हो, इससे आपको बेटर यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है।
अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेकर 25 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा यहाँ पे एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है वल्चर के लिए। और कब से ये चलाया जा रहा है? 2006 से नया प्लान है, जिसमें कि प्रोजेक्ट को और आगे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन इनकी कम होती जा रही है उसको कंजर्व करने के लिए। तो इस प्लान में क्या रखा गया है कि एडिशनल वल्चर कंजर्वेशन करनी है और इनके ब्रीडिंग सेंटर को यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करना है, जैसे यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 एरिया है जहाँ पे वल्चर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 4 यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर बनाना है, यानी कि कहीं से भी मान लीजिए कि कोई भी वल्चर अगर पकड़ाता है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, कोई पोचिंग कर रहा है, तो उसको रिहेबिलिट करने के लिए, उसको रेस्क्यू बचाने के लिए यहाँ पे ये सारे सेंटर बनाए जाएंगे। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी है, जैसे रेड हेडेड वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है, तो इनके लिए अलग से यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम लेकर चला जाएगा। साथ ही अगर बेचा जा रहा है वेटेनरी नॉन स्टेडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को अगर बेचा जा रहा है तो उसको भी रेगुलेट करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि ये अगर ड्रग्स वल्चर्स को दे दिया जाता है तो वल्चर्स की जान चली जाती है। तो वल्चर्स को मारने के लिए भी इस तरीके का ड्रग्स देते हैं, तो इसको यहाँ पे भी रेगुलेट करना है। साथ ही नेशन वाइड वल्चर सर्वे करना है, और वो भी हर एक 4 साल में। वल्चर को यहाँ पे थ्रेट किस किस चीज़ से है? तो कोलिजन से है, यानी कि अगर रोड पे आ जाते हैं तो गाड़ियों से टकरा जाते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह लग जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से है, और अनइंटेंशनली पॉइजन, यानी कि कुछ खा लेते हैं, जहरीली पदार्थ भी खाते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि वल्चर क्या करती है, डेड बॉडी को खा लेते हैं, तो डेड बॉडी के अंदर भी अगर कोई पॉइजन वगैरह होता है तो उससे भी जो है खा के क्या होता है ना कि वल्चर सबकी जान चली जाती है। तो अभी आप देखो कि नंबर ऑफ़ 3 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, जैसे ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, लॉन्ग बाइल्ड है, स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर्स है, जो कि इसकी पॉपुलेशन 99% तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत तरीके के वल्चर्स आते हैं, और इंडिया में आप देखोगे तो हर तरीके के वल्चर्स जो है नियरली पाए जाते हैं। तो 4 ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 250 से भी कम है, ठीक है। तो ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर है, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर है, स्लेंडर्ड बाइल्ड वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है, हिमालय वल्चर है, बियर्डेड वल्चर है, सिंसेरियर वल्चर है, और यूरोपियन जिराफ वल्चर है। तो इतने तरीके के वल्चर है, इनका आप IUCN जो स्टेटस है वो एक। और आज की टॉपिक है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पे रिलीज़ किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें न्यू एस्टिमेट बताया गया है कि वाटर स्कार्सिटी का क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर में, और इससे कितने सारे लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको एक अच्छा रिपोर्ट है, आप लोग एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, GS3 पेपर में आपका आ जाएगा ये। तो अचीविंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखो कि गोल नंबर यहाँ पे 1 है, टोटल 17 गोल है, लेकिन गोल नंबर 1 जो है वो ज़ीरो हंगर है, ये अभी तक जो है अचीव नहीं किया गया। बट यहाँ पे सिर्फ इंश्योर किया जा रहा है कि हमारी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, सस्टेनेबल तरीके से फ्रेश वाटर को यूज़ कर सके, रेन वाटर को यूज़ कर सके एग्रीकल्चर में। सेकंड यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि एग्रीकल्चर में 70% जो है वर्ल्ड की फ्रेश वाटर विड्रॉवल है। साथ ही 11% अगर देखें तो रेनफीड क्रॉपलैंड है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी रिसोर्स देखें तो ये भी डिक्लाइन हो चुका है। तो पानी की कमी के कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहे हैं। सजेशन क्या दिया गया है कि वाटर अकाउंटिंग और ऑडिट होना चाहिए, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे जो है वाटर शॉर्टेज और स्कार्सिटीज़ को जो है एड्रेस करना है। एग्रीकल्चर में अगर देखें तो रेनफीड एरिया यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। इरीगेटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से सिंचाई वगैरह करने पे ध्यान देना है। तो ये सारा कुछ सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर। तो रिसेंटली अगर देखें तो WWF जो वाटर रिस्क फिल्टर है रिपोर्ट, इनके द्वारा ये बताया गया कि 30 जो इंडियन सिटीज़ है ना वो यहाँ पे वाटर रिस्क को फेस कर रहे हैं, यानी कि वाटर जो है इनकी कमी होते जा रही है, इसको ये फेस कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये फेस करेंगे। तो व्हाट इज़ वाटर रिस्क? वाटर रिस्क का मतलब क्या होता है? वाटर रिस्क का मतलब होता है कि वाटर रिलेटेड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे आने वाले दिनों में ये देखने को मिले, यानी कि पीने की पानी कमी देखने को मिलेगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम देखने को मिलेगी, फ्लडिंग आ सकता है जिसमें कि पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बर्बाद हो सकती है, या तो सूखा भी आ सकता है जिसमें कि पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो। इन सारे सिनेरियोज से जो है WWF का जो वाटर रिस्क फिल्टर है ना, इसमें ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो 100 सिटीज़ है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बिगेस्ट राइज जो वाटर रिस्क का है 2050 तक वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और इसमें कितने लोग हैं? तो 350 मिलियन पीपल्स हैं, यानी आगे आने वाले 30 सालों में जो है पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएंगे कि जिससे कि आप समझो कि 100 सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो पानी के लिए हाहाकार करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। सजेशन ये दिया जा रहा है
कि सिटीज़ को ये ज़रूरत है ना कि अभी से संभल जाए, क्योंकि आपको अगर पता है कि आगे आने वाले 30 सालों के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आज के ही डेट में प्रिकॉशन कर ले, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके लिए संभल जाए, एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आए, जैसे कि जो जगह बर्बाद हो रही है, जहाँ पे पानी जो है हम लोग स्टोर कर सकते हो उसको स्टोर करें, वेटलैंड को रीस्टोर करें। तो वेटलैंड बहुत ही ज़्यादा जो है एक नेचुरल, आप लोग समझो कि हमारे नेचर को और हमारे इन्वायरमेंट को जो है सर्वाइव करके रिवाइव करके रखता है, तो वो है वेटलैंड। मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की ज़रूरत है, डिफरेंट जगह से लोगों को यहाँ पे जो है इंगेज करना है। मेनली जो इंगेज करने की ज़रूरत है वो लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करने की ज़रूरत है, जो उस पानी के वाटर बॉडीज़ जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, वाटर वेस्टलैंड है, उसके अगर अगर अगल बगल वाले जो लोग रहते हैं ना, उनका ये मेनली हक है, उनको इंगेज करना चाहिए कि कैसे यहाँ पे वाटर्स को जो है और ज़्यादा कंजर्व करके रखें। एक अच्छा खासा अर्बन प्लानिंग और वेटलैंड कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिसको हम लोग यहाँ पे ज़ीरो लॉस, यानी कि जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसको ज़ीरो लॉस के बेसिस पे जो है हम लोग कंजर्व कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेटर ग्लोबल एफर्ट्स है उसको यहाँ पे हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और पब्लिक फंडिंग की भी देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। WWF का जो वाटर रिस्क फिल्टर ये है क्या? ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन टूल है, जिसमें कि कुछ कंपनीज़ को ये अनेबल किया गया है, कुछ इन्वेस्टर्स को अनेबल किया गया है कि वो यहाँ पे वाटर रिस्क जो हो रहा है ना उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, समझे, एसेस करे, इसकी वैल्यू समझे और उसको रिस्पॉन्ड करे। मेनली इसको डेवलप किया गया है WWF के द्वारा, और जर्मन फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है DEG, उनके द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं 13, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर की है CCEA, उन जिनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है कि 210 मेगावाट का जो लुहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे रिवर सतलज में जो है लोकेट किया गया है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो शिमला में और कुल्लू, हिमाचल के भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोजेक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा, और ये किसमें? तो बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन ये बेसिस है। तो ये अलग से, ये आप देखते हो कि ये सारा बिल्ड ऑन ट्रांसपोर्ट, ये सारा बॉट वगैरह होता है, तो उसी के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है कि लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर के ऊपर है? सतलज के ऊपर है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी शिमला में। नेक्स्ट आते हैं 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स फॉर कर्नाटक। कर्नाटक में 4 जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स यहाँ पे निकल कर आए। कौन कौन सा है? कोलार में यहाँ पे अंतरगेज बेटा है, चिकबा चिकबापुर में यहाँ पे आदि नारायण स्वामी है, महिमा रेंज बेटा है, और साथ ही उर्मी एरिया है वो भी यहाँ पे आपका दक्षिण कन्नड़ा में। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि 4 यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में अगर समझे तो क्या वो ऐसा वेल डिफाइंड एरिया होता है जो कि अपने नेचर में काफ़ी यूनिक होता है, जहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा होते हैं, कोस्टल वाटर्स और इनलैंड वाटर्स होता है, मैराइन होती है, टेरेस्ट्रियल यहाँ पे इकोसिस्टम होता है। तो इसलिए उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहते हैं। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे कंसल्ट करके जो है उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में जो है नोटिफाई किया जाता है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, अब ये एक नया पोर्टल बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया है। ये सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है कि डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लेकर, और इसमें क्या होगा ना कि नॉलेज मिलेगा, यानी कि जो लोकल पीपल है उनको गवर्नमेंट के हेल्प से नेशनल इंटरनेशनल लेवल का क्या क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। पोर्टल क्या होता है? ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक ही जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रीज़ की फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो गोवा की है, उनके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया का फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लेकर। इस कन्वर्जेंस इनिशिएटिव में क्या है कि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट सेक्टर जैसे सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, LED लाइट जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा और सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी, सोलर एनर्जी, LED लाइट को एक साथ लाकर यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में देख लीजिए। रिसेंटली PSLV C49 है
जो कि यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली लॉन्च की है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको EOS-1 कह रहे हैं। और यहाँ पे 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट भी है, यानी कि 9 जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का भी जो है छोटे छोटे सैटेलाइट को भी हम लोग इसके साथ लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है लॉन्च व्हीकल पूछा जा सकता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? C-49 है, जिसके थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा गया है। ठीक है, तो 9 जो कंज्यूमर सैटेलाइट है ये कहाँ कहाँ से? तो लिथुएनिया से 1 है, लग्जमबर्ग से 4 है, USA से 4 है। अब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये दूसरी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि यहाँ पे रिसैट जो 2B है और रिसैट 2B-R1 है, इसके साथ जो है वो काम करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है इसरो यहाँ पे न्यू नोमेनक्लेचर में मूव कर रहे हैं कि वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे अब लॉन्च करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे रिसैट वगैरह कहा जाता था, बट अब इसका नाम जो है EOS-1 रखा गया है, तो इसके आगे भी बहुत सारी सैटेलाइट को भेजा जाएगा, इसलिए EOS-1 रखा गया है। ठीक है, कार्टो सैटेलाइट सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, जहाँ पे डेटा यहाँ पे लैंड टोपोग्राफी और मैपिंग के लिए इसको भेजा जाता है। कार्टोसैट सैटेलाइट भी आप लोग जानते हो। इसमें क्या होता है कि जो लैंड टोपोग्राफी और जो मैपिंग है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है जिसमें आप देखते हो कि बहुत तरीके की फिजिकल फीचर्स हैं, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे डेटा देता है कार्टोसैट। ओशन सेट सैटेलाइट है, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो सी है, समुद्र है, उसको ऑब्जर्व करता है। कुछ इनसैट सीरीज़ के भी है, रिसोर्स सैट सीरीज़ है, जीसैट सीरीज़ है। तो ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि बेटर तरीके से अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर पिक्चर यहाँ पे देते हैं, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर देते हैं डिफरेंट फील्ड की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हर एक तरीके का जो सीरीज़ है उसका एक अलग ही मीनिंग होता है, अलग ही काम होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज़ करते हैं, जिससे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलता है, यानी कि लैंड की एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, क्लियर क्रिस्टल इमेज हमें मिलती है, जिससे कि किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का? सबसे पहला क्या है कि बहुत बेटर तरीके से लैंड और फॉरेस्ट मैपिंग हो पाता है, मॉनिटर हो पाता है, रिसोर्सेज की मैपिंग हो पाती है, जैसे कहाँ पानी है, कहाँ मिनरल है, कहाँ फिशेस अच्छी तरीके से हो सकती है, फिशरीज अच्छी तरीके से हो सकती है, कहाँ क्या खनिज है, कोयला कहाँ है, गैस कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें इतना अच्छा डिटेल जो है अर्थ के अंदर की इमेजेस मिलती है कि हम उसे समझ पाते हैं। वेदर और क्लाइमेट को भी समझ पाएंगे, यानी कि कब बारिश होगी, कब आंधी तूफान आएगा, कब कोल्ड वेव चलेगा, तो ये सारी चीज़ भी हम लोग देख पाएंगे। सॉइल असेसमेंट भी हो पाएगा कि कहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, तो किस तरीके का वहाँ पे जो है क्रॉप फसल लगाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जियो स्पेशल काउंटर मैपिंग भी किया जाता है। तो ये सारा काम है यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। न्यू PSLV डिज़ाइन किया गया है, PSLV C-49। ठीक है, तो इसरो के द्वारा यहाँ पे न्यू वेरिएंट ऑफ PSLV रॉकेट को इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार, यानी कि एक ही बार जो है फ्लो होगा, यानी कि वंस बिफोर फ्लो। तो ये वेरिएंट जो PSLV का है ना, ये आप देखो कि ये वेस्ट नहीं होगा, यानी कि जब ये सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में चला जाएगा ना, तो इससे जो है ना PSLV क्या होता है कि ये जो लॉन्चिंग होता है ना, ये लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, इसके अंदर सैटेलाइट होता है। तो ये जब ऊपर जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट को लेकर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने में जब ऑर्बिट में जाने लगता है अपना सैटेलाइट, तो उससे पहले ये पार्ट पुर्जा जो है ना टूट के जो है अपना जो है स्पेस में ही इधर उधर गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पेस डेब्रिस बन जाता है, स्पेस में बहुत ज़्यादा कचड़े हो जाते हैं। तो ये कचड़ा ना हो, इसके लिए अब नए तरीके का हम लोग PSLV इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे अब ये कचड़े नहीं यहाँ पे आपका जो है स्पेस में बैठेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं स्टारलिंक। स्टारलिंक एक आपका नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट है, जो कि SpaceX के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पे क्या है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये डिलीवर करेगा, और वो लोकेशन में जहाँ पे महंगे या फिर जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है या कम्प्लीटली अनअवेलेबल इंटरनेट है, तो वो सारे जगहों पे जो है स्टारलिंक अपना जो है एक सैटेलाइट भेज रहा है, एक न्यू नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट है, जिससे कि सारे जगह नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, वो डिफ़िकल्ट एरिया में नेटवर्क मिलेगा, जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नहीं पहुँचा पा रहे, या फिर जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं जा पा रहा है, या फिर वहाँ पे अगर हम लोग फिजिकली तरीके से अगर इंटरनेट पहुँचाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो उस तरीके से वो सारे एरिया में जो है ना SpaceX के द्वारा इस तरीके का एक यहाँ पे सैटेलाइट भेजा जा रहा है। तो ये याद रखना है। साथ ही आते हैं डिस्कवर ऑफ पल्सर। तो रिसेंटली जो रॉयल सोसाइटी है ना, उनके द्वारा न्यू पोर्ट्रेट बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला है फिज़िक्स में 1974 में, क्योंकि ये 2 प्रोफेसर के साथ इसको शेयर किए थे, ये 2 प्रोफेसर के साथ इसको शेयर किए थे। टोटल 3 लोग को मिलता है। मैक्सिमम हमने जो देखा था नोबेल प्राइज़ अक्टूबर मंथ की जब मैं कल्चर डिस्कस करी थी, उसमें मैं बताई थी कि कोई भी नोबेल प्राइज़ जो है ना अगर ग्रुप में मिल रहा है तो मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी फिज़िक्स में इनको दिया गया है, तो मैक्सिमम 3 लोगों के साथ मिला गया। ये पल्सर होता क्या है? पल्सर आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट का फैमिली है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं।
न्यूट्रॉन स्टार, जहाँ से ये बोला जाता है ना कि ये कब फॉर्म होता है, जब स्टार जो है बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है, इतना ज़्यादा मैसिव हो जाता है कि सन से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है। और उसके बाद जब वो कोलैप्स होता है ना, तो उससे इस तरीके के जो है ना ये न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं छोटे छोटे। हम लोग भी ये पढ़े कि एक बहुत बड़ा बॉडी था, जब वो कोलैप्स हो गया तो उससे छोटे छोटे स्टार बन गए, तो ये न्यूट्रॉन स्टार उसी से बनते हैं। और ये उसी का पार्ट है एक पल्सर, ठीक है। पल्सर जो है ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये रोटेट करता है और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जो है वो इमिट करता है। पल्सर की बात करें तो ये स्पिन करता है, घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि स्टार जहाँ से ये फॉर्म्ड हुआ है ना वो भी रोटेट होता है, तो इसलिए पल्सर भी रोटेट होता है। पल्सर में क्या होता है, हाईली मैग्नेटिक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जाता है तो वो उसमें चिपक जाता है। फाइन। पल्सर जो है ना लाइट को रेडिएट करता है और वो भी मल्टीपल वेवलेंथ में, ये भी ध्यान रखना है। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे पल्सर को यूज़ किया जाता है एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उसको स्टडी करने के लिए, या फिर दूसरे प्लैनेट जो कि अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर है। हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें टोटल 8 प्लैनेट है, तो उसके बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्सो प्लैनेट कहते हैं। तो उन तरीके के प्लैनेट को सर्च करने के लिए भी पल्सर का इस्तेमाल होता है। और जो कॉस्मिक डिस्टेंस है उसको भी मेज़र करने में जो है पल्सर का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्टेड इन मिल्की वे फॉर द फर्स्ट टाइम। मिल्की वे ये हमारे अर्थ का जो है ये गैलेक्सी है, और इसमें क्या है ना कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है वो डिटेक्ट हुआ है, यानी कि ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव यहाँ पे मिला है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ और हमारी आर्टिकल आगे चल के डिटेल में आएगी, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। इसमें उतनी चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं गई है। एक तो बताया गया है मैग्नेटर। मैग्नेटर क्या होता है ये ध्यान रखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर टिपिकल आप देखोगे कि एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये जो आपका मैग्नेटर है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार है ये तब फॉर्म होता है जब मैसिव स्टार्स जो है वो कोलाइड होता है, कोलैप्स होता है, तब जो है इस तरीके का न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये ग्रुप है जो कि रिसेंटली यहाँ पे FAO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और एनिमल हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ऊपर है। इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि कैसे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग हटा सके ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वो काम यहाँ पे किया जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में समझिए, जैसे किसी को अगर टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उनको मेडिसिन दिया जाता है, लंबे समय तक दिया जाता है। अगर मान लीजिए 6 महीने में वो एक ही मेडिसिन खा रहे हैं, तो 6 महीने के बाद ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वैरी करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बॉडी में वो जो मेडिसिन वो पर्टिकुलर खा रहे थे वो काम करना बंद कर जाए। तो बंद कर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दवा जो है ना हमारे बॉडी में भींग चुका है। इट मीन्स कि डॉक्टर क्या करते हैं कि अब उसका हाई डोज देते हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा हाई डोज खाना है तब जाकर हमारी बॉडी में वो काम करता है। तो ये क्यों होता है ना, इसका रीज़न अभी तक नहीं पता चला है। तो इसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसके कारण हमारे जो डिजीज़ेज़ है वो ठीक नहीं होते हैं, और इससे जो है ना किसी भी पर्सन को हाई डोज मेडिसिन खाना पड़ता है, जिसके कारण जो है पर्सनस जो है बॉडी जो है अंदर से वीक हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत तरीके से रिसर्च किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। तो ये है क्या, ये ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि 3 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये लिखा गया है। डिक्लेरेशन ये लिखा गया है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, जो कि कोविड-19 को देखते हुए इनके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट को इंक्रीज़ किया जा रहा है कि वो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हटाएं, वो भी यंग और हेल्दी पीपल से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो यंग और हेल्दी पीपल है या फिर एल्डरली पीपल है उनके माइंड में बहुत बुरा असर पड़ा है ये इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इतने लंबे समय तक जो है ना किसी भी इंसान को आदत नहीं होता है कि घर पे बैठे। हर इंसान को आदत होता है कि वो बाहर जाकर काम करे। बच्चे हैं जैसे कि खेलने जाएंगे ही, स्कूल जाएंगे ही, दोस्त से मिलेंगे ही। हम लोग के जैसे एज के जो लोग हैं, कॉलेज पास आउट या कॉलेज में जितने भी हैं, तो हमें तो आदत ही है कि वो शाम में निकलना ही है, थोड़ा हैंग आउट करना है, बाहर जाना है, ये वो घूमना फिरना ही है। जो जॉब वाले होते हैं उनको तो ऑफिस जाने की आदत होती है, तो घर में बैठने की आदत बहुत कम होती है। ठीक है, ऊपर से महिलाओं की बात करें तो वो घर में रहती है, जैसे मम्मी, नानी, दादी, लेकिन उनका भी काम होता है एक सर्टेन टाइम तक। लॉकडाउन में क्या हुआ कि उनका काम बढ़ गया, हर किसी के लिए नए नए तरीके का खाना बनाना, 24 घंटा काम करना, तो उनके लिए भी प्रेशर बन गया। तो लॉकडाउन हटाने के लिए यहाँ पे इस तरीके का जो है लिखा गया था। ठीक है,
और एक बैलेंस बनाने की बात की गई थी इनके द्वारा कि जो रिस्क है और जो बेनिफिट है, यानी कि जो कोरोना वायरस है उसका क्या रिस्क है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको एक बैलेंस लेकर चले। यानी कि कुछ ही समय तक ठीक लगता है कि कोरोना वायरस का बेनिफिट यही बताया जा रहा था कि फैमिली एक हो गए। आज के डेट में हम लोग जो है इतने बिजी हो चुके हैं कि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो एक अच्छा था कि सब घर पे है, सब एक दूसरे को टाइम दे रहे। बट नेक्स्ट है यहाँ पे 23rd की फर्स्ट एवर वैक्सीन लिस्टेड WHO इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, यानी कि WHO के द्वारा यहाँ पे 2 नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को यहाँ पे आपका ऐड किया गया है। और ये वैक्सीन है जो कि काफ़ी यूज़फुल ये प्रूव हुआ है, किसके लिए, तो वैक्सीन डिराइव पोलियो के लिए। इसके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी जो है यूज़फुल हुआ है। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की अगर बात करें तो ये रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है जिसमें कि सारे वैक्सीन जो है ना, जो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है उसको एक्सेस करके एक लिस्ट उसका प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के टाइम में होता है, जैसे कि जब पोलियो आउटब्रेक हुआ था और आज के डेट में जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ है, तो उस समय जो है एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से यहाँ पे अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन सारे मेडिसिन, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स जो है अच्छी तरीके से अवेलेबल हो, जिससे कि फास्टर काम हो सके। यानी कि इमरजेंसी को जो है टैकल करने के लिए, जैसे आपने देखा कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट थे, सब एक साथ आकर जो है बहुत फास्ट तरीके से काम किए। इतना फास्ट तरीके से काम किए कि जो वैक्सीन बनाने में 20 से 25 साल लगते, वो सारे वैक्सीन जो है 1 से 1.5 साल में बन के अभी रेडी हो रहे हैं। तो हार्डली 2 साल लगेगा, लेकिन 1.5 साल तक बहुत सारे वैक्सीन रेडी हो चुके हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो ये क्या हुआ कि इमरजेंसी में इसको टैकल करने के लिए जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है काला आज़ार और विसरेरल लेशमेनियासिस। ओके, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। काला आज़ार के बारे में समझिए कि ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि इरेगुलर फीवर या फिर वेट लॉस या एनीमिया है, या फिर स्प्लीन और लीवर जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके कारण ये डिजीज़ देखने को मिलता है। ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसका नाम ही ये है, ठीक है। मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी, आप लोग देख लो। और ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को। तो कैसे होता है, जब अगर कोई भी फीमेल सैंड फ्लाइज, अगर इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज है, जो आप देखते हो ना कि मक्खियाँ वगैरह होती है, तो वो सब इन्फेक्टेड होती है, अगर वो काट लेना तो फिर उससे जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबली 7 to 10 लाख न्यू केसेस जो है ना हर एक साल निकल कर आता है ये काला आज़ार का। तो ये बात याद रखना है। इंडिया में अगर देखें तो 2/3 जो टोटल ग्लोबल केसेस है वो निकल कर आता है। और ये डिजीज़ जो है एंडेमिक है, यानी कि कुछ सर्टेन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल में ही जो है काला आज़ार का केसेस देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि WHO के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को सेटअप किया जाएगा इंडिया में, जिससे कि हमारे यहाँ मेडिसिन बनाने के लिए जो है काम है ना, रिसर्च, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो है और ज़्यादा फास्ट तरीके से हो। उसके बाद है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स, जो कि यहाँ पे इंडिया माइग्रेशंस नाउ के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये जो इम्पैक्ट्स रैंक है, ये इम्पैक्ट्स है, इसमें जो है सारे स्टेट को रैंक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उनके माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी को लेकर। जैसे माइग्रेंट लेबर जो है वापस जो है रीमाइग्रेशन हुआ था, यानी कि वापस वो अपने गांव लौट कर आए थे, तो अगर गांव लौट के आए थे तो उस स्टेट की सरकार का ये हक है कि उनको वहाँ पे ही जॉब प्रोवाइड करे। तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाया गया, तो उसी को माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे पॉलिसी एरिया को देखा जाता है कि बच्चों को क्या, किस तरीके से अधिकार दिया जा रहा है। बच्चे अगर वापस गाँव आ गए हैं तो उनको शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उनके हेल्थ के लिए, साफ़ सफाई के लिए, घर के लिए, पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए क्या किया जा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया पॉपुलेशन का जो है मोर देन 1/3 जो है ये इंटरनल माइग्रेंट है, यानी कि एक ही स्टेट में जो है ना, एक सिटी से दूसरे सिटी में वो माइग्रेंट करते हैं। और 75% जो यूथ है वो माइग्रेंट है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है। मुंबई बेस्ड ये रिसर्च नॉन प्रॉफिट है। अगर हम लोग बात करें IMN की, इंडिया माइग्रेशन नाउ की, ठीक है। तो ये याद रखना है। की फाइंडिंग में बताया गया है कि जो केरल, गोवा और राजस्थान है, ये टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी है, यानी कि इस सारे स्टेट में जो है जितने भी माइग्रेंट है उनके लिए एक अच्छा खासा पॉलिसी बनाया गया, या फिर दूसरे स्टेट से भी जो इस स्टेट में आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए अच्छा खासा जो है पॉलिसी, अगर वो आए हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके माता पिता है, तो उनके लिए एक अच्छा खासा जो है पॉलिसी बनाना है। तो इसके लिए केरल, गोवा और राजस्थान जो है ये टॉप में, याद रखिएगा। साथ ही आते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पे सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड लॉन्च किया गया है। साफ़ सफाई और हाइजीन के लिए यहाँ पे फंड लॉन्च किया गया है। तो ये सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये है यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि कंट्रीज़ को यहाँ पे फंड किया जाएगा जो भी हेवियस्ट बर्डन है डिजीज़ का, तो उनको यहाँ पे पैसे वगैरह दिए जाएंगे। और यहाँ पे $2 बिलियन तक को रेज़ किए जाने का यहाँ पे एम है, वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में।
तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि साफ़ सफाई, घर में साफ़ सफाई हो, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए महिलाओं को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी, इनोवेशन सैनिटेशन सॉल्यूशंस होगा, तो ये सारा काम किया जाएगा। इससे पहले WHO के द्वारा एक वॉश स्ट्रैटेजी लाया गया था जो 2018 से अभी चल रहा है 2025 में। इसमें भी क्या था ना कि यहाँ पे आपका जो है ना सैनिटेशंस और हाइजीन के लिए काम किया जा रहा था, ठीक है। तो ये WHO का वॉच था, यूनाइटेड नेशन का भी क्या है, तो यहाँ पे सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड इसको लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो यानी कि ये इंडेक्स है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को कितना ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखो कि ये फ्रेडरिच अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एलरेन नर्बन है, FAU है, और वीडेम है इंस्टीट्यूट है, स्कॉलर एज रिस्क नेटवर्क और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। इस इंडेक्स में जो है कंट्रीज़ को स्कोर किया जाता है 0 से 1। 0 है तो वो वर्स्ट कंडीशन में, 1 है तो बेस्ट कंडीशन में। इंडिया की स्कोर क्या है, लो है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकेडमिक यानी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो इसलिए हमारी स्कोर जो है लो है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं एथीना स्वैन चार्टर, तो ये है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के अंदर जो है एक सिस्टम इसमें है जिसमें कि इंस्टीट्यूट को ये ग्रेड किया जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम ABC, उनका कितना विमेन को वो इनरोल करते हैं और विमेन की कैरियर के लिए कितना फैसिलिटी और क्या क्या लेकर आते हैं, यानी कि विमेन फैकल्टी अगर साइंटिस्ट है तो उनको कैसे एडवांसमेंट दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है काम किया जाता है, ठीक है। तो अस्थना स्वैन चार्टर जो कि विमेन के लिए यहाँ पे काम करते हैं, विमेन को कितना इनरोल किया जा रहा है और विमेन फैकल्टी या फिर साइंटिस्ट के कैरियर को कितना एडवांस किया जा रहा है। ये कंसेप्ट कहाँ से लाया गया, तो ये कंसेप्ट जो है ना हम लोग यहाँ पे अस्थना स्वैन प्रोग्राम जो UK का है वहाँ से हम लोग लाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, तो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए यहाँ पे जो है एक पोर्टल लाया गया है, और ये पोर्टल लाया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये पोर्टल लाया गया है। पोर्टल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई कार्ड दिया जाएगा ट्रांसजेंडर को बिना किसी फिजिकल इंटरफ्रेंस के। इससे पहले जो कानून लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के DM होंगे उनके द्वारा जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना है कि कोई भी अगर ट्रांसजेंडर है तो वो अपने आप को क्या बताना चाहते हैं, किस जेंडर में वो रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। बट इसके ऊपर बहुत अपोज हुआ, तो अब ऐसा पोर्टल लाया जा रहा है जिसमें कि उनको आई कार्ड दिया जाएगा, बट उनको फिजिकली जो है ना इंटरफेयर नहीं किया जाएगा कि वो मतलब कि क्या है, वो किस तरीके का, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो वो बातें हैं। साथ ही देखिए कानून क्या था, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इनॉग्रेटेड गरिमा गृह यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, जैसे आप देखते हो कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, वो आइसोलेट रहते हैं, तो जिनको घर नहीं है रहने के लिए उनके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है घर भी मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट है स्कॉटलैंड जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जिनके द्वारा सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया गया है। तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला कंट्री जो है वो स्कॉटलैंड है, और सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ये मैंडेटरी लीगली किया गया है कि यहाँ पे फ्री जो पीरियड्स प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिसमें कि टैम्पॉन वगैरह होता है, पैड्स होता है, तो जो भी यहाँ पे महिलाओं की ज़रूरत हो उनको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट तरीके का इस तरीके का कानून लाया गया है वर्ल्ड में, जो कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को जो है एक हक की तरह एक्सेस करने के लिए लाया गया है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आई होप कि हमारे कंट्री में भी ये जल्दी से हो, और सारे कंट्री में होनी चाहिए। ये जो भी मैंडेटरी चीज़ है ना उसको थोड़ा सा लो कॉस्ट में या फिर फ्री कर दे तो बेटर ही है। तो कोई नहीं, चलिए याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ इन शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये सारे पॉइंट्स जो है आपके छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल फिर हम लोग न्यू टॉपिक के साथ इकॉनमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।